देखिएगा, OIDAR मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस, इंफॉर्मेशन या डाटाबेस पे एक्सेस करना या रिट्राइव करके निकालना। लाइक कोई आपको, कोई भी कभी आपने इसमें गूगल से कोई फोटोज डाउनलोड किया है और पैसे मांगे हो, कभी गाना डाउनलोड किए हो और पैसे मांगे हो, कभी कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड किए हो और पैसे मांगे गए हो, वो सबका सब ना आपका ये इंफॉर्मेशन, ये सर्विस है। ठीक है, OIDAR सर्विसेज। अब इस केस में क्या होता है, प्रोवाइडर नॉर्मली बाहर का होता है, आउटसाइड इंडिया का होता है। इस केस में टैक्स कैसे लगाया जाएगा? जैसे स्पॉटिफाई है, गाना सुन रहे हो इंडिया में, ये आपके जितने भी आप लोग की जैसे कि क्या बोलते हैं, आपके हॉटस्टार वगैरह हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, इतने सारे एप्लीकेशन सबके ऑर्डर बाहर है, बट इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप लोगों के, तो इन इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज इंडिया में हो रहा है, रिसिपेंट इंडिया में। तो अगर इंडिया वाला टैक्स पे कर रहा होगा या परचेज कर रहा होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स कैसे मिलेगा? नेटफ्लिक्स तो बाहर है बंदा, रिसिपेंट ऑफ सर्विस, बट आप अगर आपने भी नेटफ्लिक्स का कभी रिचार्ज कराया 150 रुपये, तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया क्या आपने? कोई नहीं नेटफ्लिक्स बनाया, कोई तो होगा, है ना तुम्हारा? 150 रुपये का रिचार्ज कराया होगा या 250 का रिचार्ज कराया होगा, तो किसको जाता है पैसा? तुम तो इंडियन लोग, जीएसटी लगता है, सर्विस तो दे रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो क्या लगता है यहाँ से छूट सकता है टैक्स? लेकिन उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया। इन शॉर्ट ये केवल और केवल ये कहना चाह रहा है कि OIDAR सर्विसेज जब भी होगा, तो या तो कंपनी के यहाँ पे अपना ब्रांच खोलेगा, ब्रांच नहीं खोल सकता तो आदमी बताएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटफ्लिक्स के भी यहाँ पर इस बंदे से टैक्स वसूलेगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि अल्टीमेटली इनको वो तो मिल गया, सप्लायर तो मिल गया, या तो तुमने ब्रांच खोलो, ब्रांच नहीं खोल सकते, एक बंदा चाहिए तुम्हारे यहाँ पे, तभी हम आपको यहाँ पे सामान बेचने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बंदों से तुम 150 का सामान बेचोगे तो 150 प्लस जीएसटी का लेता हो, और फिर वो आप हमें 18 रुपए 27 रुपए, जो 27 रुपए बनेगा जीएसटी, वो आप हमें पे करो। अगर आपने 150 रुपए इंक्लूडिंग अब जीएसटी ले रहे हो, तो फिर ये मानेंगे कि 130 रुपए आपका है और 20 रुपए जीएसटी, तो 20 रुपए आप पे करो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्लॉज उसी के बारे में कहता है आपका। पर स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर of OIDR on supply of online information and database access or retrieval services by any person located in tax territory। सबसे पहले तो आप OIDR का एग्जांपल देखिए, चलो ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन, डेफिनेशन सेक्शन 2 बोल लो, पहले पेज पे नहीं होगा, इसी पे होगा भाई, IGST के एक्ट में OIDR सर्विसेज होना क्या गलत हो गया। सेक्शन 2 वो से स्टार्ट हो रहा होगा, देखना, ये रहा 17वां क्लॉज, ये आपका OIDR से मिल गया। Yes, sir. देखो, online information database access or retrieval services means services whose delivery is mediated by information technology over the internet or electronic network, and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention and impossible to ensure the absence of information technology, and includes electronic services such as
सबसे पहले कह रहा है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा डिजिटल सर्विसेज क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब भी ह्यूमन का इंटरवेंशन कम से कम हो और इंटरनेट का कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, तभी वो ओआईडी सर्विस बनाना चाहिए। ठीक है। अब बोला क्या क्या हो सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट कराना, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, ई म्यूजिक, मूवी, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल्स थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। ई बुक्स पता है, कैंडल कौन सा है, वो जो उसमें पढ़ते हैं बुक्स में, समझ गया। मूवी तो आप सबको पता ही है, म्यूजिक भी सबको पता है, सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं ऑनलाइन बहुत सारे। ठीक है। प्रोवाइडिंग डाटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। Online supply of digital content like movies, television shows, music, and like digital data storage, online gaming. These all are क्या है, ओआईडी कर सकते हैं। क्लियर है, ये ऑल क्लियर है। आप समझ में आ गया ओआईडीआर क्या है। अब इन केसेस में क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो सेक्शन बता था आपका 13 13 13 12, सॉरी 13 12। और उसके बारे में वो 14वां सेक्शन ये बताता है कि आपको यहाँ पे बिजनेस करोगे तो आपको ये चीज चाहिए। दोबारा सेक्शन 14 सेक्शन on supply of online information database access suitable services by any person located in non-taxable territory, मतलब बाहर में है, and received by a non-taxable online recipient. The supplier service located in non-taxable territory shall be the person liable to pay the integrated tax on the such supply of the service. दोबारा पढ़ो। On supply of online information and database services by any person located in non-taxable territory, मतलब बाहर इंडिया के बाहर, and received by a non-taxable online recipient. Non-taxable online recipient पता कौन है, हम और आप, जो बिजनेसमैन नहीं है, नहीं फिर भी हम लोग सामान तो परचेज कर रहे हैं। The supplier of service located in non-taxable territory shall be the person liable to paying IGST. समझ में आ गया। इसने बोला है कि अगर कोई बंदा बाहर से इंडिया में बैठा हुआ है और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, मतलब हम लोग को कोई सामान बेच रहा है, तो लाइबल कौन होगा, जो बंदा बाहर बैठा हुआ, और क्या पे करेगा, IGST। क्लियर है। मोनिका क्या दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। provided that in the case of supply of online information and database access services by any person located in non-taxable territory and retrieved by the non-taxable and intermediate located in non-taxable territory who arrange or facilitate the supply of such service। कह रहा है कि अगर मान लो कि जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला बंदा है, उसने अपना वो बना लिया, क्या बोलते हैं, उसने एक इंटरमीडिएट स्थापित कर दिया अपने लिए कि इंटरमीडिएट मेरे यहाँ पे सर्विस देगा, तो वो जो इंटरमीडिएट होगा वो अपना वो बंदा क्या करेगा, दैट विल बी द लायबल टू पे टैक्सेस। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ो। प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ OIDR by any person located in non-taxable territory में बनता है, and received by the non-taxable recipient and intermediary located in non-taxable service who arrange facilitate the supply of such service shall be deemed to the recipient of services from the supplier of services in non-taxable territory and supplying such services to the non-taxable online recipient except when such intermediary satisfy the following condition। ये थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने। ये कह रहा है कि अगर जो इंटरमीडियरी वगैरह है, अगर उस इंटरमीडियरी ने कोई थर्ड पार्टी से लिया, इंडिया में इंटरमीडियरी बन गया और ये फिर लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो इसकी उसने कंडीशन डाल दिया कि इंटरमीडियरी होने की कंडीशन है कि जो इनवॉइसेस होंगे, बिल होगा, वो सारा किसके नाम पे होगा, वो इसके मालिक के नाम पे होगा। जो सपोज नेटफ्लिक्स लगे थे, नेटफ्लिक्स ने एक इंटरमीडिएट अपॉइंट करा इंडिया में और वो आगे सामान बेचना शुरू कर दिया, मतलब सर्विस बेचना, तो उस केस में इंटरमीडिएट जब माना जाएगा जब ये सारे बिल जो भी सेल परचेज करेगा नेटफ्लिक्स के नाम पे करेगा। जो भी पेमेंट आएगा ऑथराइज, जो पेमेंट वगैरह लेने के लिए कौन कौन लेगा,
नेटफ्लिक्स के नाम पे होगा, मतलब ये इंडिविजुअली होगा, बट इंडिविजुअल के नाम पे कुछ भी नहीं है। सारा काम हम जिस इसके नाम पे लिया उसको दे दिया, उसको लिया उसको दे दिया। उस केस में हमारा जो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए, उस केस में भी हमारा नेटफ्लिक्स ही लगेगा। ठीक है। अब आता है कि इनको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। बोला इनको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लेना है इंडिया में, तो पढ़ लो। अगर वो नहीं है तो एक फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए यहाँ पे। फिजिकल प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे तो एक, सॉरी, provided further, if the such supplier does not have a physical presence or does not have a representative or a purpose in the taxable territory, he may appoint a person। मतलब कि अगर नेटफ्लिक्स बिजनेस करना चाहता है इंडिया में तो या तो रजिस्ट्रेशन ले, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिजिकल प्रेजेंस अपना अपॉइंट करे, नहीं तो एक बंदा को रिप्रेजेंटेटिव बनाए कि हमारे भी आपके टैक्स पे थे। ठीक है, दिखाओ देखो, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है। अब ये बोला गया है कि रिसिपिएंट कहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिफाइन करेंगे, सेक्शन 12, सॉरी सेक्शन 13 12, जो पर मैंने छुपाया था। अब वो पढ़ कह रहा है कि वो हम उसके एड्रेस पे पकड़ेंगे। अब मान लो कि ऑनलाइन नेटवर्क सर्विसेज कैसे पता लगेगा बंदा कहाँ है। अगर इंडिया में तो इंडिया में कौन से स्टेट में है, कैसे पकड़ोगे उसको। अब वो वाला सेक्शन बोलता है कैसे पकड़ेंगे। वो बता रहे हैं भाई साहब, सेक्शन 12 का, 13 का, सॉरी 13 का, सेक्शन 13 का आपका देख लेते हैं कौन सा 12 व्यवस्था है, जब छुड़वाया था कौन सा व्यवस्था 12 द प्लेस ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस वेब सर्विसेज के बारे में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट माना जाएगा। किसका माना जाएगा, रिसिपेंट का। ठीक है। अब रिसिपेंट कैसे पकड़ोगे आप। वो बोला है देखो, सबसे पहले क्या होता है सर, ये बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि नीचे में से कोई भी फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले बोल रहा है कि उसका एड्रेस पकड़ो जिससे वो लैपटॉप चला रहा है। ठीक है। एड्रेस प्रेजेंटेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस थ्रू द इंटरनेट। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पकड़ो कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, किसी भी चार्ज से किसी भी तरीके से, तो उसका एड्रेस कहीं ना कहीं तो होगा। मतलब जिस तरीके से उसने पेमेंट सेटल किया ना, उसका एड्रेस पकड़ लो। बिलिंग एड्रेस पकड़ लो, अगर ऊपर के दो नहीं मिल पा रहे तो बिलिंग एड्रेस ऑफ द इंटरनेट। उसके बाद नहीं मिल रहा, आ जाओ इंटरनेट आईपी एड्रेस पकड़ लो। ठीक है। आईपी आईपी एड्रेस बोला मुझे पहला, आईपी एड्रेस चेक कर लो। आईपी एड्रेस नहीं पकड़ पा रहे तो बैंक ऑफ रिसिपिएंट विच अकाउंट यूज फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है। क्या पकड़ लोगे आप इसमें फिर, बैंक। उसके बाद वो सब भी नहीं है तो कंट्री कोड देख लो, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल एंड यूज फॉर रिसिपिएंट मतलब द, उसके बाद द लोकेशन ऑफ फिक्स लैंड थ्रू विच द सर्विस इज रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। समझ में। अब ये कह रहे हैं कि ये ए बी सी डी जी एच से लेकर के जो भी जी एच तक में कोई भी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो जो एड्रेस पाया जाएगा डेट बिल पैसे। ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका क्लॉज 12 एंड 13। ये आपको बता दो सेक्शन 10 11 12 13 एंड 14। 14 तो रियरेस्ट मिलेगा आपको आइडिया, बट ये सारे सर्विस आपके टिप्स पे नोट डाउन करके किसी को पेज पे रख लेना या बुक में ही नोट डाउन कर लेना, पढ़ पढ़े। ये इंपॉर्टेंट आप लोग, ये अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर अब आप लोग देखेंगे हमारे पास आपका सेक्शन देखेंगे आप लोग, वहां तक हमने सेक्शन 14 वहां भी पढ़ लिया था आई थिंक। सेक्शन 14 पढ़ लिया था ना, क्या था याद है किसी को, 12 13 14 टाइम ऑफ सप्लाई था, याद है।
डायरेक्ट सप्लाई था, 12 गुड्स का 12 था, 13 सर्विसेज का था, और 14 क्या था कि अगर आपका रेट अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है, वो था। उसके बाद आपका था, फिर हमने सेक्शन 10 पढ़ा था कंपोजिशन रिस्क, याद है? कंपोजिशन की याद है? 1.5 करोड़ तक का, ठीक है, बुक कम बनाओगे, सर्विसेज 50 लाख तक का था, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, क्या था 9? 9(1) टू लेवी कलेक्शन ऑफ, जिसमें बताया गया था 20% ज्यादा टैक्स लगेगा अल्कोहल पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता। सिम 9(3), 9(4), इको 9(5) था, ठीक है। 8 आपका क्या था? मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई था, याद है? मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई। 7 आपका सप्लाई था, उससे पहले सेक्शन वैसे थे। वैसे फिर आईजीएसटी एक्ट पढ़ाया था आपको, सेक्शन 5 वही था, लेवी एंड कलेक्शन। 6, 7, 8, 9, 6 तो आपका था एग्जेम्पशन वाला, 11 के बराबर, 7, 8 आपका था इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एंड ये रेट वाटर वाला। 10 आपका क्या था? ये वाला 11, 12, 13 एंड 14, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और 14 क्या था आपका अभी वही। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब तक आपने अब तक ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अब तक हमने ये पढ़ा है कि टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या था हमारा, टैक्स कब पे करना है, यही पढ़ा था। और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या था कि टैक्स कहाँ पे करना है। क्योंकि जो इंटर स्टेट होता है और इंटर स्टेट जो होता है, ये बात करता है सप्लायर का प्लेस वर्सेस प्लेस ऑफ सप्लाई। याद करो, ये बता दो मैंने, लोग अभी तक समझ रहे हैं सप्लायर वर्सेस रिसिपिएंट चेक किया जाता है प्लेस उसके लिए, इंटर स्टेट के लिए, मैंने नहीं बताया था। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के लिए हम, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? सप्लायर का एड्रेस प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई। 90% केस में लोग सप्लायर प्लस रिसीवेंट समझ रहे होते हैं, ऐसा नहीं। सप्लायर का एड्रेस प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल बता दिया कहाँ पे है। अब हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे सेक्शन 15। कितने अमाउंट टैक्स किस पे लगाए? वैल्यू सप्लाई है, वैल्यूएशन रूल्स बोलते हैं। 16वां है कि आईटीसी हमें कब कब मिलेगा, कंडीशन। 17वां है प्रपोजल करना कि एक बिजनेसमैन इंडियन सप्लाई भी कर रहा है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन भी कर रहा है, तो उस केस में इनको हमें कितना मिलेगा। सीरियसली बताओ, उसको छोड़ दो, अब छोड़ दो, बता दो, बस समझ जाओ उसको, मुंह पे मत जाओ। मैंने समझा रहा चीज मोटा मोटा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। क्या कब तो पढ़ लिया हमने, कितना पढ़ना है, कितने पर टैक्स लगने वाला। सीजीएसटी एक्ट क्या पढ़ेंगे अभी, अभी से 15, 16, 17, 18, 19, 20 सेक्शन। ये सब 15 कितना पे है, ये सेक्शन हमारा इनपुट की बात करता है, 18 और 19 में हमारा रिवर्सल करता है। और एक फिर आईजीएसटी एक्ट में हमारे पास सेक्शन बच जाता है, 5 सेक्शन और बच जाते हैं। ये आपका एक्सपोर्ट होता है। 5वां आपका ये टूरिस्ट वाला है कि टूरिस्ट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो टैक्स मिलेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं, छोटा है तो आईजीएसटी एक्ट खत्म करेगा, कुछ खास नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर, नहीं नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे, पहले वैल्यूएशन करके बनाएंगे, ये बोरिंग से।